हेलो फ्रेंड्स, आज हम गणित की कक्षा में पढ़ेंगे घातांक व घात के बारे में, जिसे हम इंग्लिश में एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स भी कहते हैं। हम घातांक व घात का उपयोग आमतौर पर करते हैं किसी बहुत बड़ी संख्या को एक छोटे रूप में प्रदर्शित करने के लिए। घातांक विषय की संकल्पना अर्थात कॉन्सेप्ट आधारित है एक संख्या का स्वयं से गुणा किए जाने पर। उदाहरण के रूप में मैं एक संख्या लेता हूं 3 और इसका स्वयं से 4 बार गुणा करता हूं। तो मैं जानता हूं कि इसका उत्तर आएगा 81, किंतु घातांक व घात की संकल्पना का अगर मैं प्रयोग करूं तो मैं इसे लिख सकता हूं 3 की पावर 4। अगर इसी प्रकार मैं दूसरी संख्या 7 लूं और उसका स्वयं से 3 बार गुणा करूं तो मैं इसे लिख सकता हूं 7 की पावर 3। घातांक व घात इस विषय के लिए हमें दो महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि अगर मैं इन्हीं उदाहरणों को बीजगणित की संख्या x के रूप में प्रदर्शित करूं और मानूं कि x का मैं स्वयं से गुणा y बार कर रहा हूं, तो इन ऊपर दिए गए उदाहरणों के अनुसार मैं इसको लिख सकता हूं x की पावर y। तो वह दो महत्वपूर्ण बातें इस विषय में हैं कि हम x अर्थात जिस संख्या का हम स्वयं से गुणा कर रहे हैं उसे हम बोलते हैं आधार, और y अर्थात आधार जितनी बार स्वयं से गुणा हो रही है उस y को बोलते हैं हम घातांक। अर्थात अगर मैं उन दो दिए गए उदाहरणों की इसी से तुलना करूं तो पहले उदाहरण में 3 मेरा आधार हो जाएगा, 4 उसका घातांक, और दूसरे उदाहरण में 7 मेरा आधार हो जाएगा और 3 उसका घातांक। अभी मैंने जिस प्रकार से कहा कि हम इस विषय का उपयोग करते हैं एक बहुत बड़ी संख्या को एक छोटे रूप में प्रदर्शित करने के लिए, तो हम उसका एक उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए मैंने लिखा 1000। हम इसको प्रदर्शित कर सकते हैं 10 गुणा 10 गुणा 10, यानी कि संख्या 10 का स्वयं से 3 बार गुणा। तो दिए गए उदाहरणों के अनुसार हम इसको लिख सकते हैं 10 की पावर 3। अब अगर मैं 1000 के आगे एक और शून्य लगा दूं और इसे बना दूं 10,000, तो मैं घात और घातांक के रूप में इसको लिख सकूंगा 10 की पावर 4। इसी तरीके से मैं अगर इसके आगे एक और शून्य बना दूं और इसे मैं बना दूं 1 लाख, तो मैं इसे लिख सकूंगा 10 की पावर 5। अब अगर मैं उदाहरण के रूप में बोलूं कि मुझे धरती और चंद्रमा के बीच की दूरी को किलोमीटर के रूप में ज्ञात करना है, और मान लीजिए उदाहरण के रूप में वह आता है 1 के बाद 25 बार शून्य लगाने के बाद, तो ये संख्या लिखने में बहुत बड़ी हो जाएगी। लेकिन अगर मैं घात व घातांक के सिद्धांत का उपयोग करूंगा तो मैं इसे बड़ी सरलता से लिख सकता हूं 10 की पावर 25। तो इस प्रकार हम इस सिद्धांत का उपयोग एक बहुत बड़ी संख्या को एक छोटे रूप में प्रदर्शित करने के लिए कर सकते हैं। घात व घातांक की कुछ विशेष परिस्थितियां होती हैं। आइए अब हम इनके बारे में समझते हैं। पहली परिस्थिति, मैंने एक संख्या ली a और उसका स्वयं के साथ 2 बार गुणा किया, तो अभी घातांक के सिद्धांत के अनुसार मैं इसको लिख सकता हूं a की पावर 2। इसे हम वर्ग भी कहते हैं, अर्थात जब संख्या का स्वयं के साथ 2 बार गुणा होता है तो जो उत्तर आता है उसे हम उस संख्या का वर्ग कहते हैं। जैसे कि अगर मैं a के स्थान पर एक संख्या 2 लूं तो 2 का वर्ग हो जाएगा 2 गुणा 2 बराबर 2 की पावर 2 बराबर 4, अर्थात 4 2 का वर्ग हो जाएगा। दूसरी विशेष परिस्थिति होती है अगर मैं किसी संख्या a का स्वयं से 3 बार गुणा करूं तो मुझे जो उत्तर आता है उसे मैं घातांक के रूप में लिख सकता हूं a की पावर 3, और इसे हम बोलते हैं घन। अर्थात
अगर मैं a के स्थान पर एक संख्या ले 2 और 2 का स्वयं से 3 बार गुणा करूं तो जो उत्तर आएगा यानी कि 2 की पावर 3 जो कि बराबर होता है 8 के, तो 8 2 का घन कहलाएगा। अर्थात जब किसी संख्या को स्वयं से 2 बार गुणा करते हैं तो जो उत्तर आता है वह उस संख्या का वर्ग कहलाता है, और जब किसी संख्या को स्वयं से 3 बार गुणा करते हैं तो जो उत्तर आता है वह उसका घन कहलाता है। इन्हें हम वर्ग और घन क्यों कहते हैं, आइए अब हम इसका कारण जानते हैं। वर्ग व घन शब्दों का संबंध ज्योमेट्री से होता है। इसे समझने के लिए मान लीजिए मैंने एक वर्गाकार लिया। वर्ग अर्थात एक चतुर्भुज जिसकी लंबाई व चौड़ाई बराबर हैं, और मैंने माना कि इसकी लंबाई व चौड़ाई का मान l है, और अब अगर मुझे इसका क्षेत्रफल निकालना हो तो वह निकलता है लंबाई गुणा चौड़ाई। और यहाँ पे क्योंकि लंबाई व चौड़ाई दोनों l हैं तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा l गुणा l, जो कि घातांक के रूप में हम लिख सकते हैं l की पावर 2। अर्थात जब मैंने एक संख्या l का स्वयं के साथ 2 बार गुणा किया तो मुझे जो उत्तर प्राप्त हुआ वह उस l संख्या के मान के सापेक्ष बनने वाले वर्ग का क्षेत्रफल होता है। इसी कारण से हम जब किसी संख्या को स्वयं से 2 बार गुणा करते हैं तो जो उत्तर मिलता है उसे हम उस संख्या का वर्ग कहते हैं। अब अगर मैं एक घन का आकार ले अर्थात वह आकार जिसमें लंबाई चौड़ाई व ऊंचाई तीनों बराबर होती हैं, और मैंने माना कि इनकी लंबाई चौड़ाई व ऊंचाई का मान l के बराबर है, तो अब अगर मुझे इस घन का आयतन निकालना होगा तो वह निकलेगा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, अर्थात l संख्या का स्वयं से 3 बार गुणा होना, और घातांक के रूप में मैं इसे लिख सकता हूं l की पावर 3। ये हो जाएगा हमारे इस घन का आयतन। तो इस प्रकार हमने देखा कि जब एक संख्या l का स्वयं के साथ 3 बार गुणा किया जाता है तो हमें जो उत्तर प्राप्त होता है वह उस l संख्या के सापेक्ष बनने वाले घन के आयतन के बराबर होता है। इसीलिए हम जब किसी संख्या को स्वयं से 3 बार गुणा करते हैं तो जो उत्तर आता है उसे हम घन कहते हैं। यही कारण है वर्ग और घन शब्दों का उपयोग करने का, क्योंकि इनका संबंध ज्योमेट्री से होता है। घात व घातांक सिद्धांत को समझने के पश्चात अब हम इनके कुछ गुणधर्म या नियमों के बारे में जानते हैं। पहला नियम, घातांक के रूप में लिखी गई 2 संख्याओं का गुणा करते हैं और इन दोनों संख्याओं का आधार एक समान राशि है। जैसे कि मैंने यहाँ उदाहरण के रूप में 2 संख्याएं ली हैं, a की पावर m और a की पावर n। आप देख सकते हैं कि इन दोनों संख्याओं में मेरा आधार a समान है। इसे समझने के लिए मैं उदाहरण के रूप में लेता हूं 3 की पावर 4 और 3 की पावर 3। 3 की पावर 4 को मैं लिख सकता हूं 3 का स्वयं से 4 बार गुणा होना, और 3 की पावर 3 को मैं लिख सकता हूं 3 का स्वयं से 3 बार गुणा होना। अब अगर मैं इसे ध्यान से देखूं और इन कोष्ठकों को हटा दूं तो ये एक तरीके से हो जाएगा 3 का स्वयं के साथ 7 बार गुणा होना, यानी कि मैं इसे लिख सकता हूं 3 की पावर 7। अगर मैं इसका ऊपर दिए गए उदाहरण से तुलना करूं तो यह हो जाएगा 3 की पावर 4 प्लस 3, अर्थात मेरे गुणा किए गए दोनों संख्याओं के घातांक आपस में जुड़ गए। तो इससे मैं पहले सूत्र का निर्माण कर सकता हूं कि अगर 2 संख्याएं जो घातांक के रूप में लिखी गई हैं उनका अगर गुणा किया जा रहा है और उनके अगर आधार समान हैं तो उत्तर में उनके घातांकों का योग हो जाएगा, अर्थात a की पावर m गुणा a की पावर n बन जाएगा a की पावर m प्लस n। ये हमारा पहला नियम है। अब हम दूसरे नियम की ओर बढ़ते हैं। इस नियम के अनुसार अगर मैं 2 राशियों का भाग दूं जबकि दोनों राशियां घातांक के रूप में लिखी गई हैं और उन दोनों राशियों के आधार समान हैं, जैसे कि a की पावर m को मैं a की पावर n से भाग दे रहा हूं और इन दोनों में हम देख सकते हैं कि आधार राशि a समान है। यहां पर हमारे पास 2 परिस्थितियां हो सकती हैं। पहली परिस्थिति, जबकि
अंश का घातांक हर के घातांक से ज्यादा हो। इसका मैं एक उदाहरण लेता हूं, जैसे कि अंश में दिया मैंने 7 की पावर 5 और हर में दिया मैंने 7 की पावर 2। अब अगर मैं इसे गुणा के रूप में लिखूं तो यह हो जाएगा अंश में 7 का स्वयं के साथ 5 बार गुणा और हर में 7 का स्वयं के साथ 2 बार गुणा। अब अगर मैं इसे सरल करूं तो मैं देख सकता हूं कि मेरे हर के दोनों 7 संख्याएं अंश की 2 7 संख्याओं से घट जाएंगी और अंश में अब मेरे पास बचा रहेगा 7 का स्वयं से 3 बार गुणा, जिसे कि मैं लिख सकता हूं 7 की पावर 3 के रूप में। यानी कि मैं देख सकता हूं जब मैंने 2 संख्याओं का भाग दिया जिनके की आधार बराबर थे और अंश का घातांक बड़ा था और हर का घातांक छोटा था, तो हर के अंदर आने वाली सारी की सारी संख्याएं अंश की संख्याओं से कट गईं और बाद में मेरे पास में अंश में जो बचा संख्या उसका घातांक अंश और हर के घातांकों के परस्पर घटाने से प्राप्त राशि के बराबर हुआ। यानी कि मैं इस परिस्थिति में लिख सकता हूं कि मेरा a की पावर m बटा a की पावर n, तो मेरा n बार a जो हर में आया है वो सारा का सारा कट जाएगा अंश के a से और अंश में मेरे पास में बचेगा m माइनस n बार a। अब मैं यहां दूसरी परिस्थिति लेता हूं जिसमें कि मेरा m n से छोटा है, अर्थात अंश का घातांक छोटा है और हर का घातांक बड़ा है। मैं इस पहले वाले उदाहरण को ही उल्टा कर देता हूं, यानी कि अब मैं लिखता हूं अंश में 7 की पावर 2 और हर में 7 की पावर 5। इसे मैं पुनः गुणा के रूप में लिख लेता हूं, तो अंश हो जाएगा 7 का स्वयं के साथ 2 बार गुणा और हर के अंदर आएगा 7 का स्वयं के साथ 5 बार गुणा। अब मैं इसे फिर से सरल करूं तो मेरे अंश के दोनों 7 हर के 2 सातों से कट जाएंगे और मेरे पास में अंश में बचेगा 1 और हर में बचेगा 7 का स्वयं के साथ 3 बार गुणा, जिसे कि मैं लिख सकता हूं 1 बटा 7 की पावर 3। अगर मैं इस परिस्थिति की पहले वाली परिस्थिति से तुलना करूं तो देखूंगा कि इस बार मेरे अंश के अंदर आए हुए सारे 7 कट गए हैं हर के साथ और हर में बचे हैं जो 7, उनका मान है अंश और हर के घातांकों को घटाने में बची हुई संख्या के बराबर। यानी कि मैं बोल सकता हूं कि इस बार a की पावर m बटा a की पावर n में जहां पे कि m छोटा है और n बड़ा है, तो इसका मतलब है कि मेरे अंश में m बार आए a पूरे के पूरे कट गए हर के a से और हर के अंदर मेरे पास में बचे अब n माइनस m बार a, यानी कि हर में अब a का घातांक रह गया n माइनस m। इस प्रकार से अगर मैं इन दोनों परिस्थिति जिसमें कि m बड़ा है n से और दूसरी परिस्थिति जिसमें कि m n से छोटा है, इन दोनों ही परिस्थितियों के अंदर मैं देख सकता हूं कि जब हम 2 घातांक संख्याओं का आपस में भाग देते हैं जबकि उनके आधार बराबर होते हैं, तो उत्तर में हमारे संख्या का घातांक आपस में एक दूसरे से घट जाते हैं। अब वह अंश में रहेगा उत्तर या हर में रहेगा, वह इस बात पर निर्भर करेगा कि मेरे अंश का घातांक ज्यादा था या हर का घातांक ज्यादा था। अब मैं दूसरे गुणधर्म का प्रयोग करते हुए तीसरे नियम को निकालूंगा। यहां पर मैंने 3 उदाहरण लिखे हैं, 7 की पावर 4 बटा 7 की पावर 2, दूसरा उदाहरण 7 की पावर 4 बटा 7 की पावर 3 और तीसरा उदाहरण 7 की पावर 4 बटा 7 की पावर 4। अब हम अपने दूसरे गुणधर्म का अनुसरण करते हुए इन तीनों का मान निकालेंगे। हम जानते हैं कि जब हम 2 घातांकों का भाग देते हैं जिनमें कि उनके आधार बराबर होते हैं, तो उत्तर में उस आधार के घातांक अंश और हर के घातांकों को परस्पर घटाने से प्राप्त होता है। जैसे कि यहां पर हो जाएगा 7 की पावर 4 माइनस 2 जो कि बराबर होगा 7 की पावर 2 के बराबर, और 7 की पावर 2 हम जानते हैं बराबर होता है 49 के बराबर। दूसरा उदाहरण, पुनः हम इसके अंदर
अंश और हर के घातांकों को आपस में घटा देंगे तो आंसर आएगा 7 की पावर 4 माइनस 3, जो कि हुआ 7 की पावर 1 के बराबर, जो कि हुआ 7 के बराबर। तीसरे उदाहरण में अगर हम देखें तो अंश और हर दोनों की घात 4 के बराबर है, तो उत्तर हो जाएगा 7 की पावर 4 माइनस 4, जो कि बराबर होगा 7 की पावर 0 के। अब हमें यह तो मालूम ही नहीं है कि जब 7 की पावर 0 होती है तो उसका मान किसके बराबर होता है। इसे पता करने के लिए मैं इस तीसरे उदाहरण को गुणा के रूप में सरल करता हूं, यानी कि मैं अंश में 7 का स्वयं के साथ 4 बार गुणा करता हूं और हर में भी मैं 7 का स्वयं के साथ 4 बार गुणा करता हूं। अगर मैं इसे सरल करने जाऊंगा तो मेरे अंश और हर के 7 आपस में पूरी तरीके से कट जाएंगे, यानी कि मेरे पास में उत्तर बचेगा 1, जबकि मैंने यहां पे घातांक के रूप में देखा मेरा उत्तर बच रहा है 7 की पावर 0। इसका मतलब अगर मैं इन दोनों को आपस में मिला दूं तो हम कह सकते हैं कि 7 की पावर 0 1 के बराबर होता है, और यही बात किसी भी संख्या के लिए सत्य है। अगर मैं किसी भी संख्या की पावर 0 कर दूंगा तो उसका मान 1 के बराबर होता है, यानी कि मैं इस नियम को लिख सकता हूं, कोई भी संख्या a की पावर अगर 0 होगी तो उसका मान 1 के बराबर होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने चौथे नियम की तरफ। इसके लिए मैंने एक उदाहरण लिखा है 7 की पावर 2 बटा 7 की पावर 4। अगर मैं अपने दूसरे नियम का पालन करूं तो मुझे पता है कि इसके उत्तर में, क्योंकि यहाँ पे दोनों आधार समान हैं और इनका भाग हो रहा है और मेरे हर की संख्या का घातांक ज्यादा है, अर्थात मेरा उत्तर में संख्या हर के अंदर होगी और उसके घातांक अंश और हर के घातांक आपस में घटाने से प्राप्त होंगे, यानी कि मेरा उत्तर आ जाएगा 1 बटा 7 की पावर 2। अब अगर मैं तीसरे नियम का पालन करूं तो मुझे पता है कि किसी भी संख्या a की पावर अगर 0 होती है तो उसका मान 1 के बराबर होता है, और ये किसी भी संख्या के लिए लागू होता है। तो मैं अपने इस संख्या 1 बटा 7 की पावर 2 को 7 की पावर 0 बटा 7 की पावर 2 के रूप में भी लिख सकता हूं, क्योंकि जब मैंने 7 की पावर 0 रखी तो उसका मान 1 के बराबर होता है, तो मैंने 1 को 7 की पावर 0 से प्रतिस्थापित कर दिया। अब अगर मैं इसका उत्तर अंश में लिखना चाहूं हर के बजाय, तो हम अंश और हर के आधार संख्याएं बराबर हैं, तो उत्तर में इनके घातांकों का घटाव हो जाएगा। तो अगर मैं इसके उत्तर को अंश के रूप में लिखना चाहूं तो यह हो जाएगा 7 की पावर 0 माइनस 2। क्योंकि मैंने इसे अंश के रूप में लिखा है इसलिए अंश का घातांक पहले और आधार का घातांक बाद में लिखा है, और क्योंकि ये दोनों भाग दिए जा रहे हैं इसलिए इन दोनों घातांकों का घटाव हो गया। और मैं जानता हूं 0 माइनस 2 होता है -2, यानी कि हम बोल सकते हैं कि 1 बटा 7 की पावर 2 को मैं 7 की पावर -2 के रूप में भी लिख सकता हूं। यही बात किसी भी संख्या के लिए लागू होती है, अर्थात मैं कह सकता हूं 1 बटा a की पावर m को मैं a की पावर -m में भी लिख सकता हूं। यानी कि अगर कोई घातांक हर के अंदर है मैं उसे अंश के अंदर भी लिख सकता हूं, बस मेरे घातांक का चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। पांचवा नियम निकालने से पहले हम दो बातों के बारे में समझते हैं। पहला गुणात्मक तत्समक व दूसरा गुणात्मक प्रतिलोम। किसी भी संख्या का गुणात्मक तत्समक वह संख्या होता है जिसे कि अगर उस संख्या के साथ गुणा कर दिया जाए तो मूल संख्या का मान अपरिवर्तित रहता है। गुणे की गणितीय संक्रिया में तत्समक की राशि हमेशा 1 होती है, क्योंकि जब भी हम कोई राशि माने a और उसका गुणा अगर हम 1 से करें तो मेरा मूल संख्या a में कोई परिवर्तन नहीं होता और मेरा उत्तर वापस से a प्राप्त होता है। जैसे कि 2 गुणा 1 2, 50 गुणा 1 50, 60 गुणा 1 60। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रत्येक संख्या का गुणात्मक तत्समक 1 होता है। गुणात्मक प्रतिलोम। किसी संख्या के लिए गुणात्मक प्रतिलोम वह संख्या होती है जिसका कि अगर उससे गुणा कर दिया जाए तो उत्तर में हमें तत्समक यानी कि 1 प्राप्त हो जाए। यानी कि मैं उदाहरण के रूप में अगर एक राशि लेऊं 5, तो इसका प्रतिलोम होगा
1/5, क्योंकि 5 का अगर मैं 1/5 से गुणा करता हूं तो मेरा उत्तर आता है 1, जो कि हम जानते हैं गुणात्मक तत्समक के बराबर होता है, अर्थात 1/5 5 का गुणात्मक प्रतिलोम है। इसी प्रकार से अगर मैं एक राशि ले 8 तो उसका गुणात्मक प्रतिलोम होगा 1/8, क्योंकि अगर मैं 8 का गुणा 1/8 से करूं तो मेरा उत्तर आएगा 1, और पुनः मैं जानता हूं कि 1 मेरा गुणात्मक तत्समक है। अगर मैं इसी नियम को आगे पालन करूं तो मैं मान सकता हूं कि अगर मैं कोई राशि लेता हूं k, तो उसका गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा 1/k, क्योंकि अगर मैं k का गुणा 1/k के साथ में करता हूं तो मेरा आंसर पुनः प्राप्त हो जाता है 1, जो कि गुणात्मक तत्समक के बराबर होता है। अगर मैं इसी नियम का पालन घातांक की संख्या के लिए करूं तो मान लीजिए मैं लेता हूं एक संख्या a की पावर m, तो उसका गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा 1/a की पावर m। इसे मैं सिद्ध कर सकता हूं इस प्रकार से कि अगर मैं a की पावर m को 1/a की पावर m से गुणा करता हूं तो मैं इसे लिख सकता हूं a की पावर m बटा a की पावर m, और मेरे दूसरे नियम का पालन करते हुए मैं इसे कह सकता हूं कि यह हो जाएगा a की पावर m माइनस m। मैंने अंश और हर के घातांकों को आपस में घटा दिया, तो मेरा उत्तर आएगा a की पावर 0। और मैंने ये भी एक नियम में पढ़ा है कि अगर मैं किसी भी संख्या की पावर 0 कर दूं तो उसका आंसर 1 होता है। यानी कि मैं बोल सकता हूं कि जब मैंने a की पावर m को 1/a की पावर m से गुणा किया तो मेरा आंसर आया 1, यानी कि मैं कह सकता हूं 1/a की पावर m a की पावर m का प्रतिलोम है। और मैं ये भी जानता हूं कि 1/a की पावर m को मैं अगर अंश में लिखना चाहूं तो ये हो जाएगा a की पावर माइनस m। मैं कह सकता हूं कि a की पावर माइनस m a की पावर m का गुणात्मक प्रतिलोम होता है। अब मैं अपने छठे नियम की ओर बढ़ता हूं। यहाँ पे मैंने एक संख्या ली है a की पावर m, इसे मैंने कोष्ठक में लिखा है, और इस a की पावर m इस पूरे का घातांक मैंने n लिखा है। इसे समझने के लिए मैं एक उदाहरण लेता हूं। मान लीजिए मैंने a आधार को माना 3, m को माना मैंने 2 और n को माना मैंने 7। तो अगर आप कोष्ठक के अंदर दी गई राशि को देखेंगे तो हमें लगेगा कि 3 हमारा आधार है और 2 हमारा घातांक है। लेकिन अगर मैं इसे एक अलग रूप में देखूं, अगर मैं यह मानूं कि 3 की पावर 2 मेरा एक आधार है, तो मैं देख सकता हूं कि इस 3 की पावर 2 आधार का घातांक 7 है। तो अगर मैं इसे गुणा के रूप में सरल करने की कोशिश करूं तो मैं कह सकता हूं आधार यानी कि 3 की पावर 2 का स्वयं से 7 बार गुणा किया जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पे मेरे आधार समान है, 7 बार 3 है, तो मेरे घातांक आपस में जुड़ जाएंगे। तो हो जाएगा 3 की पावर 2 + 2 + 2 ऐसा 7 बार, जिसको कि मैं बोल सकता हूं कि यह हुआ 3 की पावर 2 × 7। अगर मैं इसकी तुलना हमारे दिए गए ऊपर संख्या से करूं तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे मेरा a का मान था 3, m का मान था 2 और n का मान था 7। अगर मैं इन संख्याओं को इस उत्तर में लिखूं तो ये मेरा हो जाएगा a की पावर m गुणा n, यानी कि मैं कह सकता हूं a की पावर m इस पूरी संख्या का अगर घातांक n हो जाए, यानी कि मेरी कोष्ठक में a आधार का घातांक m है और इस पूरी संख्या a की पावर m का घातांक n है, तो इसको सरल करने पर यह बन जाएगा a की पावर m गुणा n, अर्थात दोनों घातांक आपस में गुणा हो जाएंगी। इस प्रकार से हमने इस अध्याय में घातांक व घात के सिद्धांत के बारे में जाना, हमने इनकी उपयोगिता जानी और हमने इनके विभिन्न गुणधर्मों के बारे में जाना। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियोस उपयोगी लगें तो आपसे अनुरोध है कि आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें
और मेरे वीडियोस को लाइक करें। इससे आपको मेरे नए आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन तुरंत ही प्राप्त हो पाएंगे। साथ ही साथ आप अपने सुझावों को वीडियोस के कमेंट्स के द्वारा मुझ तक पहुंचाइए, जिससे कि मैं अपने वीडियोस में निरंतर सुधार कर सकूं। धन्यवाद।